सरला की बहू काजल एक गरीब घर से थी। उसने अपने मायके में गरीबी देखी थी, जिस वजह से वो 10वीं तक ही पढ़ पाई। अब वो आगे पढ़ना चाहती थी, जिस वजह से एक रोज वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, मुझे आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूं। लेकिन माँ जी, मुझे तो अपना सपना पूरा करना है। बहू, तेरा सपना तो तेरी शादी के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उन्हें सपने देखने का कोई हक नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था। अब अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति और बच्चों के लिए जीना जरूरी होता है। काजल जब ये सुनती है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो अपने कामों में लग जाती है और देर शाम विमला सरला के घर आती है और सरला से कहती है, सरला, कैसी है तू? आजकल आती नहीं तू। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। और तू बता, तू कैसी है विमला? थोड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ सरला, कांता की बेटी मेरे पोते को ट्यूशन पढ़ाती है। कल उसने मेरे पोते गोलू को टॉयलेट में बंद कर दिया जब वो काम करके नहीं ले गया तो। क्या बात कर रही है तू विमला? बताओ, बच्चों को भला कोई टॉयलेट में बंद करता है? अरे मैं तो अब नहीं जाने दूंगी अपने गोलू को उसके घर। हर कोई उसकी यही शिकायत करता है। हाँ हाँ, कहीं और देख ले, वहाँ लगवा दे गोलू का ट्यूशन। मैं तो कहती हूँ अपनी बहू काजल को कह देना गोलू को पढ़ा दे और बच्चे भेज दूंगी मैं। ये सुनकर सरला विमला से कहती है, विमला, पूछती हूँ मैं अपनी बहू से कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा लेगी, फिर शाम को मैं तुझे बताती हूँ। अब सरला विमला की चली जाने के बाद अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, तू वो कह रही थी ना कि तुझे टीचर बनना है, तो तुम मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा लेगी ट्यूशन? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन घर में रहकर ही तुझे पढ़ाना है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब काजल गोलू को पढ़ाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। काजल के पास बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगते हैं और इस तरह काजल करीब 15-20 हजार तक कमाने लगी थी। अब एक रोज विमला मिठाई का डब्बा लिए आती है और सरला को मिठाई खिलाते हुए कहती है, ले सरला, मुंह मीठा कर, बहू तू भी खा। मेरा गोलू स्कूल में फर्स्ट आया है। बहुत अच्छी बात है विमला काकी, वो पढ़ने में भी बहुत तेज है। सब तेरी वजह से हुआ है बहू, वरना तो ट्यूशन के नाम से ही डर जाता था, लेकिन अब तो टाइम से पहले ही यहाँ पहुँच जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं जाते हैं। काजल बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी, जिस वजह से कुछ ही महीनों में काजल करीब 60 से भी ज्यादा बच्चों को ट्यूशन देती थी और बच्चे मन लगाकर पढ़ते थे। अब एक रोज महेश सरला से कहता है, माँ, मैं तो कहता हूँ काजल के बच्चों के लिए कोई कोचिंग बनवा देता हूँ, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इतने पैसे लाएगा कहाँ से? पूछ ले बाकी काजल से। अब धीरे धीरे घर से काजल बच्चों के लिए एक कोचिंग बनवाती है और वहाँ वो बच्चों को ट्यूशन देती है। और अब और भी बच्चे काजल के ट्यूशन में पढ़ने आते और आसपास के गांव से भी बच्चे आने लगते हैं। लेकिन एक रोज एक आदमी सरला के घर आता है और वो सरला से कहता है, जी नमस्ते, मैं सिंघानिया, आपके गांव के स्कूल का हेडमास्टर। जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? चाय पानी कुछ लेंगे आप? जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस छोटे से काम के लिए आया था। अहो भाग्य हमारे। जी कहिए ना मास्टर जी। जी, मुझे आपसे ये कहना था, अगर आपकी बहू काजल हमारे स्कूल में पढ़ाएगी तो हमारे स्कूल का नाम रोशन हो जाएगा। जी माफ कीजिए मास्टर जी, लेकिन हमारे घर की बहू यहाँ तक पढ़ा पाती है, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब सरला तो अपनी बहू को स्कूल भेजने के लिए नहीं मानती, लेकिन गांव के स्कूल का हेडमास्टर सरला को बहुत समझाता है और जाते जाते कहता है, जी देखिए, मुझे तो आपको बताना था, बाकी आपकी मर्जी। अगर काजल जी हमारे स्कूल में आके कुछ समय के लिए पढ़ाती है तो हम उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब सरला ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और अपने मन में सोचती है, सरकारी नौकरी में तो बहुत पैसा देते हैं और एक बार बहू के सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे बेटे की लाइफ सेट है। महेश आता है तो उससे बात करके देखती हूँ। अब देर शाम सरला का बेटा महेश घर आता है तो सरला अपने बेटे को खाना देते हुए कहती है, बेटा, वो मैं कह रही थी कि आज ना गांव के हेडमास्टर आए थे काजल की टीचिंग के लिए कहने की। उनके स्कूल में काजल पढ़ा लेती तो आने वाले समय में वो काजल की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करवा देते। माँ, वो घर पर रहकर बच्चों को पढ़ा लेती है, वही बहुत बड़ी बात है। बेटा, उसकी सरकारी जॉब लग जाती तो बच्चों का भविष्य सेट हो जाता। तब की तब देखेंगे, अभी इस टॉपिक पर बात करना सही नहीं है। अब सरला बहुत सोचती है और अगली सुबह अपने बेटे के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, घर का काम छोड़,
पहले मुझे तू ये बता, तू बच्चों को 4 से लेकर 7 बजे तक ट्यूशन देती है, लेकिन स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है। माँ जी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कोई बात हुई है क्या, या मुझसे कोई गलती? गलती तो मुझसे हुई है तुझे घर में रोककर। मैंने अपने सपनों में मिट्टी मिला लिया, लेकिन अब तुझे तेरे सपने पूरे करने में मदद करूंगी। और सरला इतना कहकर अपनी बहू को साथ लेकर पास के स्कूल में चली जाती है और वहाँ पहुँचकर वहाँ के हेडमास्टर से कहती है, जी हेडमास्टर साहब, मैंने सोच लिया, अब तो ये आपके स्कूल का नाम रोशन करके ही रहेगी। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। आइए काजल जी, मैं आपको आपका क्लास दिखाता हूँ। अब इतना कहने के बाद हेडमास्टर काजल को उसकी क्लास तक छोड़कर आते हैं और सरला सीधे अपने घर आती है। और देर शाम घर आने के बाद काजल अपनी सास को गले लगाकर कहती है, माँ जी, आपने तो बिल्कुल एक बेटी की तरह पाला है। अरे सपनों को भी आपने हकीकत में बदल दिया। लेकिन अभी तेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। तुझे अभी एक सरकारी टीचर बनकर दिखाना है बहू। और ध्यान रख, ये बात महेश को पता नहीं कि तू स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा रही है। वो राजी ही नहीं हुआ है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज महेश और काजल मार्केट जाते हैं। तभी एक औरत काजल को देखकर कहती है, टीचर जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मेरा बेटा चिंटू बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है। वैसे ये तो स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, पढ़ने लिखने में भी चंट नहीं था। चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं स्कूल में। ये किस स्कूल की बात करके गई हैं? तुम तो ट्यूशन पढ़ाती हो, पर इन्होंने स्कूल में मिलने वाली बात क्यों कही? वो मैं आपको बताने ही वाली थी। ये सुनकर महेश बिना कुछ बोले काजल को सीधे घर लेकर आता है और काजल से कहता है, तुम्हारा अब से ट्यूशन में पढ़ाना भी बंद। मैं इस घर में ही रहता हूँ। मुझे बाहर के लोगों से पता चल रहा है कि मेरी बीवी स्कूल की टीचर है। अब सरला सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन महेश का गुस्सा शांत नहीं होता। तभी सरला के घर पे एक डाकिये का आना होता है और वो सरला को एक लिफाफा देता है और वो लिफाफा सरला अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू, ये लिफाफा डाकिया देकर गया है, देख तो क्या है इसमें। अब जब काजल उस लिफाफे को खोल कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस लिफाफे में उसकी सरकारी टीचर की नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर था, जिसे वो महेश को देते हुए कहती है, ये लीजिए, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, चाहे आप इसे फाड़ क्यों ना दो। अरे बहू, मुझे तो बता, इसमें है क्या और क्या फाड़ने को कह रही है तू? लेकिन महेश जब उस लेटर को देखता है तो उसे फाड़ता नहीं, बल्कि काजल से कहता है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद मैं ही गलत था, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। शर्मा निवास में सुबह के 8 बजे थे। घर की नौकरानी कम्मू रसोई की सफाई कर रही थी। तभी एक एक करके घर के सभी लोग उसे हॉल में आकर आवाज लगाते हैं। कम्मो, मेरी चाय दे दे। अभी लाई। कम्मो, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। 2 मिनट रुको साहब। कम्मो, मंदिर साफ कर दे। थोड़ी देर में करती हूँ। कम्मो! जा माइला, किन कंजर लोगों के घर में काम करती है मैं। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। मेरा बस चले तो मैं सबके कान के नीचे एक रख के दे दूं। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी बाहर से फिर तीनों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो चाय लेकर हॉल में पहुंचती है और सभी को मुस्कुराते हुए चाय देकर कहती है, आप लोग सब सुबह सुबह कम्मो कम्मो करके क्यों कम्मो का कीमा बनाने में लगे रहते हो? अरे तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि घर में आते ही रसोई से पहले मंदिर साफ किया कर, तो सुनती क्यों नहीं? मैं मंदिर साफ करती ना तो अभी जो चुस्की ले लेकर आप चाय पी रहे हो, वही चाय बनने में देरी होने के लिए आप मेरे को सुनाती। और साहब, आप टाई शर्ट पैंट कच्छा बनियान सब मेम साहब को ढूंढने को काहे को नहीं कहते? क्योंकि काम के समय ना मेरे मुंह पे ना लुगाई से पहले ना बाई का नाम आता है। अरे ये सब क्या फालतू की पंचायत कर रही हो? अब नौकरानी तुम हो तो क्या घर का काम इस घर की बहू रानी करेगी? अरे मेम साहब, नौकरानी भी तो इंसान ही होती है ना। अभी एक साथ इतने काम कैसे करेगी मैं? अच्छा, पगार लेने के समय तो नहीं कहती है कि इतने सारे पैसे एक साथ कैसे लेगी मैं, हैं? ओफो, ये बहस आप लोग मेरे जाने के बाद कर लेना। कम्मो, तुम नाश्ता तैयार करो। तैयार भी नहीं हुआ मैं पूरी तरह। ये कहते हुए रोहन अपने कमरे में चला जाता है और कम्मो भी अपने पैर पटकते हुए रसोई की ओर मुड़ जाती है। शर्मा निवास के सभी सदस्यों ने नौकरानी कम्मो की नाक में दम कर रखा था। घर में कोई भी उसे 2 पल शांति से बैठने नहीं देता था। कम्मो भी उनकी बुराई खुद से ही करके खुद को समझा लिया करती।
लेकिन वो किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करती और ना ही कभी काम पर लेट आती। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज हॉल की सफाई करते हुए कम्मो का फोन बजता है और वो फोन रिसीव कर कहती है, हो, कौन बोल रहा है? मौसी? किसकी मौसी? वो फोन पर बातें कर ही रही थी कि तभी मिताली नेल पेंट लिए वहाँ आती है और उसको काम की जगह फोन पर बातें करते हुए देखकर धीरे से कहती है, देखो तो महारानी को काम के समय पर भी फोन पर बतियाने में समय बिता रही है। सच में हर काम वाली काम चोरी होती है। हाँ मौसी, चिंता काहे को कर रही है? मैं आकर सब फैसला करती है। हो, चलो अभी मैं रखती है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी मिताली उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे अरे, फोन क्यों काट दिया? घंटे 2 घंटे और बात कर लेती ना कम्मो। मेम साहब, आपके ताने की पोटली कभी खल्लास नहीं होती है क्या? खैर, मैं क्या कह रही थी कि तेरी सुनने नहीं आई हूँ, तू मेरी बात सुन। वो बोल ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन रोशनी वहाँ आती है और कम्मो को आवाज लगाती हुई कहती है, कम्मो, अरे ओ कम्मो, कहाँ है? अरे भाभी, मैं यहीं हूँ। बोलो, क्या काम पड़ गया आपको? अरे कम्मो, अरबी की तरी वाली सब्जी बना रही हूँ, तो उसमें मसाले पीसकर डालूं या पाउडर वाले डालूं? जा माइला, कितनी बार बोला तरी वाली सब्जी में पाउडर वाला मसाला डालो, और हाँ, ऊपर से थोड़ा नींबू का रस भी निचोड़ देना। अच्छा, और 1 मिनट, ये मेरी नौकरानी है, तुम्हारी बावर्ची नहीं जो इससे राय लेने आ टपकी हो तुम यहाँ। और कम्मो, तू जाकर काम कर, और रितिका तुम बाहर आओ, मैं देती हूँ बाकी की राय तुम्हें। इतना कहकर वो रितिका को खींचकर बाहर ले जाती है और कम्मो जो मिताली से कहना चाहती थी वो नहीं बोल पाती। अगले दिन शर्मा निवास में सभी 9 बजे सोकर उठते हैं और उठते ही कम्मो को आवाज लगाते हुए हॉल में आते हैं। कम्मो, अरे कहाँ मर गई है? कम्मो कहाँ है? तू जवाब तो दे। आज कम्मो आई नहीं है क्या? रसोई से बर्तनों की आवाज भी नहीं आई। हाँ, वरना तो मैं कब का उठ जाती। बहू, जरा फोन तो लगा कम्मो को। मिताली कम्मो को कॉल लगाने जा ही रही थी कि तभी कम्मो का वीडियो कॉल आता है और वो फोन रिसीव करके मिताली कहती है, कहाँ रह गई तू? यहाँ सभी सुबह की चाय का इंतजार कर रहे हैं। मेम साहब, मैं आज से 2 हफ्ते की छुट्टी पर है, तो मैं नहीं आएगी, इसलिए चाय, नाश्ता, खाना, सफाई सब आप ही देख लेना। 2 हफ्ते की छुट्टी? हो, कुछ जरूरी काम है। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है जो छुट्टी का पैगाम यूँ वीडियो कॉल पर दे रही है? कम से कम 2-4 दिन पहले तो बताती। मैं नहीं दे रही छुट्टी, घर आ और काम कर। ऐसा है, मैं छुट्टी मांग नहीं रही, छुट्टी पर जा रही है, ये बता रही हूँ। अभी रखती हूँ, निकलना है मेरे को। अरे अरे, पर मिताली बोलती रह जाती है और कम्मो कॉल कट कर देती है। तभी फोन को सोफे पर पटकते हुए मिताली कहती है, देखा देखा सासू माँ, आपने नौकरानी गई छुट्टी पर। मैंने कहा था ना, नखरे बढ़ गए हैं इसके। ऐसा है मिताली, गुस्सा ना तुम बाद में दिखाना, पहले जाकर बढ़िया सी चाय और नाश्ता बनाओ, फिर ना मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना, क्योंकि नौकरानी तो गई है छुट्टी पर। हाँ तो चाय में थोड़ी तुलसी भी डालियो, मुझे बिना तुलसी की चाय पसंद नहीं। अरे पर मिताली के सास और पति उसे काम बताकर वहाँ से चले जाते हैं और मिताली खड़ी उन्हें घूरती रहती है। फिर हैरानी से खुद ही कहती है, नौकरानी छुट्टी पर गई तो ये लोग तो मुझे ही काम बताकर खिसक गए। कम्मो! वो जोर से चिल्लाती है, फिर गुस्से में रसोई की तरफ चली जाती है। अब कम्मो के अचानक छुट्टी पर जाने से मिताली की मुश्किलें बढ़ जाती है। वो भाग भाग कर सारे काम करती है और थोड़ी देर भी चैन से नहीं बैठ पाती। एक रोज वो बाजार से सब्जियां लेकर आती है और सोफे पर बैठने जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास उसे कहती है, अरे कम्मो, जरा 1 गिलास पानी तो ला दे। अरे वो तो छुट्टी पर गई है। बहू जरा। सासू माँ, जहर ला दूं? बहू, लाकर खुद ही गटक लूंगी ना। अरे नौकरानी छुट्टी पर गई, आप लोगों ने तो अपनी बहू रानी की ही रेल बना रखी है, 2 पल का चैन नहीं है। अच्छा जी, कम्मो भी तो इतना ही काम करती थी और कभी उसने किसी काम के लिए मना नहीं किया। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ, वो चलकर आई हूँ तो पैरों में दर्द हो रहा है और आपने आते ही पानी का काम बता दिया तो। हाय हाय, कम्मो ने तो कभी काम न करने के लिए ऐसा बहाना नहीं बनाया। मिताली को निरुपा की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी पड़ोसन रितिका वहाँ आती है और कहती है, अरे मिताली, जरा कम्मो को तो बुलाना, वो
नौकरानी गई छुट्टी पर और तुम भी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगी। शांत हो जाओ। कम्मो छुट्टी पर गई है तो तुम्हारा कौन सा सुख चैन लेकर गई है क्या? इतना मत भड़को। अच्छा चलती हूँ मैं आंटी जी। कम्मो लौटे तो कहना मैं याद कर रही थी उसे। हाँ अरे याद तो मैं भी उसे कर रही हूँ। उसके छुट्टी पर जाने से मुझे स्वाद का खाना नसीब नहीं हो रहा है। अरे उसके छुट्टी पर जाने पर सबसे ज्यादा दुख तो मुझे है। अब समझ आ रहा है कि वो कैसे सारे काम करती होगी, और उसने तो कभी छुट्टी भी नहीं ली, और अब छुट्टी पर गई है तो इतने दिनों के लिए चली गई कि मेरे दिन तो काटे नहीं कट रहे। पता नहीं ये 2 हफ्ते खत्म क्यों नहीं हो रहे। दैया रे दैया, एक नौकरानी का छुट्टी पर गई, इनके तो सुख चैन की छुट्टी हो गई। रितिका उन दोनों की हालत देखकर हैरान थी। इस तरह जैसे तैसे 2 हफ्ते का समय गुजरता है और कम्मो छुट्टी खत्म कर वापस शर्मा निवास में पधारती है, और मिताली उसका स्वागत उसे जोर से गले लगाकर करती है और कहती है, अब कभी छुट्टी पर मत जाना। उसकी बात सुनकर कम्मो जोर जोर से हंसने लगती है